हेलो बच्चों, कैसे हो। 11th क्लास में आरोह पद्य भाग में 7वां पाठ दुष्यंत कुमार की गज़ल पूरी हो चुकी है। अभ्यास कराते हैं। पहला प्रश्न देखिए। कहता है, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई, क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है, समझा कर लिखें। तो पढ़ाते समय भी ये बता दिया गया था कि यहाँ पर गुलमोहर शब्द, क्योंकि लास्ट में जो शेर आया है उसमें आया है, मरे तो अपनी गलियों में गुलमोहर के, अपने बगीचे में गुलमोहर के नीचे, और जिए तो गैर की गलियों में। मरे तो जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो इसमें गुलमोहर प्रतीकात्मक शब्द है। यह स्वदेश प्रेम और आज़ादी तथा मानव मात्र की खुशियों का प्रतीक है। इसमें यही कहने की कोशिश की है कवि ने कि हमारा पूरा जीवन अपने देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए और देश की खुशहाली और समृद्धि के लिए होना चाहिए। उसी खुशहाली और समृद्धि रूपी गुलमोहर के साथ हम जिएं और उसी के लिए दूसरों से, शत्रुओं से लड़ते हुए मर जाएं। उसी आज़ादी, देश की खुशहाली की रक्षा के लिए हम दूसरों से, शत्रुओं से लड़ते हुए मारे जाएं। इसलिए यहाँ पर गुलमोहर केवल किसी फूलदार पेड़ के लिए नहीं बल्कि प्रतीकात्मक रूप से वर्णन हुआ है। किसके लिए? आज़ादी के लिए, खुशहाली के लिए, देशभक्ति के लिए। प्रश्न संख्या 2 देखिए कि पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है और दूसरी बार एक वचन में आया है। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? अर्थ और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से क्या महत्व है? तो देखो, यहाँ पर जो चिराग शब्द 2 बार आया है, इसमें अर्थ की दृष्टि से हम कह सकते हैं, यहाँ चिराग जो शब्द है वो दीपक का प्रतीक है। चिराग का अर्थ है दीपक। वो जो है खुशहाली का और विकास का प्रतीक है। कहा गया है कि जो स्वतंत्रता से पहले या इलेक्शन से पहले लोगों को आश्वस्त किया गया था कि हर घर में चिराग होगा, खुशहाली होगी, संपन्नता और विकास की बयार पहुंचेगी। लेकिन अब एक घर के लिए भी चिराग नहीं है, एक शहर भर के लिए भी चिराग नहीं है। तो यहाँ पर चिराग और चिरागा शब्द जो है वो एक चिराग, पहले चिरागा शब्द आया है जो कि बहुवचन है, बहुवचन रूप है, और इसका मतलब है कि आज़ादी से पूर्व और इलेक्शन से पूर्व नेता लोगों ने आम जनता को आश्वस्त किया था, विश्वास दिलाया था कि हर घर में चिराग होंगे। लेकिन पहले चिरागा, उसके बाद चिराग आता है। चिराग एक वचन का प्रतीक है। कहने का अभिप्राय ये है कि कहाँ तो पूरे शहर को रोशन करने की बात हुई थी, खुशहाल करने की बात हुई थी, कहाँ एक एक घर की बजाय अब पूरे शहर के लिए एक भी चिरागा नहीं है। फिर है काव्य सौंदर्य की दृष्टि से चिराग और चिरागा का अर्थ, यहाँ पर यमक अलंकार बन जाता है। ये यहाँ पर एक चिराग शब्द जो है एक वचन के लिए, दूसरा चिरागा शब्द बहुवचन के लिए आया है, और यहाँ पर ये जो है एक ही शब्द एक से अधिक बार आने के बावजूद वो जो है अलग अलग अर्थ देता है, तो यमक अलंकार भी बन जाता है। और वैसे भी एक ही शब्द को बहुत चतुराई और समझदारी के साथ जो है वो 2 अर्थ देने वाला बना दिया गया है। तो काव्य सौंदर्य की दृष्टि से भी ये बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। दूसरे काव्य सौंदर्य की दृष्टि से ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो है इसका प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए भी ये जो है काव्य सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही सुंदर शब्द है। क्योंकि चिराग शब्द का अर्थ है एक तरह से खुशहाली। प्रश्न संख्या 3 देखिए कि गज़ल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें और बताएं कि यहाँ पर दुष्यंत का इशारा जो है वो किस तरह के लोगों की ओर है, किस तरह के लोगों की ओर है, यानी किन लोगों के बारे में वो कुछ कहना चाहता है। ये वो तीसरा शेर है जिसमें कहा गया, न है कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। तो इसमें किन लोगों की ओर संकेत किया गया है?
ऐसे लोग जो व्यवस्था परिवर्तन नहीं करना चाहते, आलसी हैं, निराशावादी हैं और भीरू हैं, ऐसे लोगों को अगर सुविधाएं न मिलें, उनके साथ अगर अत्याचार हो, तो वे उस समस्या को जड़ से उखाड़ने की बजाय, उस समस्या का निदान ढूंढने की बजाय विकल्प ढूंढने की कोशिश करते हैं और इधर उधर खिसक जाते हैं। कोई भी विरोध करने के लिए, विद्रोह करने के लिए तैयार नहीं होता है और ऐसे लोग इसी दुर्गति के हकदार होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, आशय स्पष्ट करें। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काव्य सौंदर्य के दौरान, व्याख्या के दौरान मैं बता चुका हूँ कि इसका क्या आशय है। इसका अभिप्राय ये है, कवि कहना चाहता है शासक वर्ग से, जो कवि के विद्रोह को सुनना नहीं चाहता। कहता है तुम्हारा शासन है, चाहो तो तुम कवि की आवाज़ को बंद कर सकते हो, लेकिन कवि अपनी तरफ से जो है प्रयास जारी रखेगा, वो छोड़ेगा नहीं। और एकमात्र यही उपाय है कि तुम मेरी कविता, मेरे साहित्य के ऊपर रोक लगा दो, अन्यथा मैं अन्याय और राजनीति का विरोध करना नहीं छोड़ूंगा। तो तेरा शासन है, चाहे तो तू शायर की जुबान छील सकता है, अर्थात उसके काव्य और साहित्य के ऊपर, उसकी वाणी के ऊपर पहरा लगा सकता है, अन्यथा तो विद्रोह की अग्नि जलाकर ही कवि दम लेगा। तो ये आपका अभ्यास हो गया है, इसको लिख के याद करना है।